धरती की गहराई में इंसानों की नजरों से छुपा हुआ था नागलोक का प्रसिद्ध राज्य। यह प्राचीन जादू की भूमि थी जिस पर अपार शक्ति और ज्ञान वाले नाग देवताओं का राज था। इस छिपे हुए राज्य की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। टिमटिमाते अलाव के चारों ओर धीमे स्वर में कही जाती थीं। ज्यादातर लोगों ने उन्हें सिर्फ लोकगीत मान लिया, अंधेरे को दूर भगाने के लिए गढ़ी गई काल्पनिक कहानियां। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नागलोक की कहानी सिर्फ एक कहानी से ज्यादा थी। ये एक ठोस वास्तविकता थी, उनके खून में समाया एक गुप्त रहस्य। ये लोग इंसानों और नाग जाति के बीच एक प्राचीन समझौते के वंशज, नागों के साथ संवाद करने की क्षमता के साथ पैदा हुए थे, जो उन्हें अपने छिपे हुए दायरे तक ले जाने वाले सर्पीले रास्तों पर चल सकते थे। सदियों से मानव और नाग दुनिया के बीच एक अशांत शांति रही थी। मानव लालच और महत्वाकांक्षा से सावधान नाग छिपे रहे। उनका जादू एक रहस्य बना रहा जो केवल कुछ चुने हुए लोगों को ही पता था। लेकिन एक भविष्यवाणी की फुसफुसाहटें सतह पर आने लगी थीं। एक ऐसी भविष्यवाणी जो एक ऐसे समय की भविष्यवाणी करती थी जब दोनों दुनिया का भाग्य अधर में लटक जाएगा। सर्प की आंख, अपार शक्ति की एक रहस्यमय कलाकृति को इस भविष्यवाणी की कुंजी कहा जाता था। नागलोक की गहराई में छिपी यह आशा की किरण और विनाश का एक संभावित साधन दोनों थी। इसका असली स्वरूप रहस्य में डूबा हुआ था। माया नाम की एक युवती, जो उस प्राचीन समझौते की प्रत्यक्ष वंशज थी, ने खुद को इस आने वाले तूफान के केंद्र में पाया। नागलोक की कहानियों पर पली बड़ी उसने हमेशा उन्हें काल्पनिक कहानियां माना था, लेकिन उसकी दादी की मौत ने माया की दुनिया को हिलाकर रख दिया। गुप्त डायरी और एक प्राचीन सर्प ताबीज द्वारा निर्देशित माया ने खुद को नागलोक की कथा की ओर खींचते हुए पाया। डायरी में एक भविष्यवाणी का जिक्र था, जब मानव और नाग दुनिया के बीच संतुलन की परीक्षा होगी। एक छिपी हुई बुराई की ओर इशारा किया जो सर्प की आंख का फायदा उठाना चाहती थी। जवाबों की प्यास से प्रेरित होकर माया ने एक खतरनाक यात्रा शुरू की। उसने उन लोगों की तलाश की जो नागलोक के बारे में जानते थे। उनके रास्ते एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, नागलोक। जवाबों की उनकी तलाश उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के केंद्र में ले गई, प्राचीन मंदिरों तक जिन्हें जंगलों ने निगल लिया था और भूले हुए शहरों तक जिन्हें धरती ने वापस पा लिया था। रास्ते में उनका सामना उन लोगों से हुआ जो नागलोक के बारे में जानते थे। कुछ उसकी शक्ति के लिए आकर्षित हुए तो कुछ उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। नाग की परछाई के रूप में जाना जाने वाला एक छायादार संगठन उनके सबसे बड़े दुश्मन के रूप में उभरा। रहस्य में डूबी एक शख्सियत के नेतृत्व में संगठन ने नागलोक की शक्ति को अपनी इच्छा के आगे झुकाना चाहा, सर्प की आंख को मुक्त करना और दुनिया को अपनी छवि में बदलना चाहा। माया और किरण को जल्द ही एहसास हो गया कि वे समय के खिलाफ दौड़ में हैं। नाग की परछाई हमेशा एक कदम आगे थी। उसके एजेंट धोखे और हेरफेर का जाल बुन रहे थे। माया और किरण भविष्यवाणी के रहस्यों को उजागर करने के जितने करीब पहुंचते गए, उनकी यात्रा उतनी ही खतरनाक होती गई। भाग 4, भविष्यवाणी का खुलासा। सर्प की आंख की उनकी खोज उन्हें भारतीय जंगल के बीचों बीच एक छिपी हुई घाटी में ले गई जो धुंध और किंवदंतियों में डूबी हुई थी। यहीं पर स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार नागलोक का प्रवेश द्वार छुपा हुआ था, जो प्राचीन जादू और स्वयं नागों की इच्छा से सुरक्षित था। जैसे ही वे विश्वासघाती इलाकों से गुजरे और अपने से पहले आने वालों द्वारा छोड़े गए गुप्त सुरागों को समझा, माया और किरण ने खुद को भविष्यवाणी के आसपास के रहस्य में गहराई से खींचते हुए पाया। उन्होंने पाया कि सर्प की आंख केवल शक्ति की वस्तु नहीं थी, बल्कि एक जीवित इकाई थी, नागलोक के माध्यम से बहने वाली कच्ची आदिम ऊर्जा का एक माध्यम थी। उन्होंने भविष्यवाणी से सीखा कि एक समय ऐसा आएगा जब इस ऊर्जा को बाधित किया जाएगा, जब मानव और नाग दुनिया के बीच संतुलन अराजकता में बदल जाएगा। केवल प्राचीन समझौते का वंशज ही सर्प की आंख की शक्ति का उपयोग करके सद्भाव बहाल कर सकता है और तबाही को रोक सकता है। लेकिन भविष्यवाणी ने एक काले पहलू के बारे में भी चेतावनी दी थी। गलत हाथों में सर्प की आंख का उपयोग नकारात्मक भावनाओं को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, जिससे दोनों दुनिया पर विनाश की लहर फैल सकती है। भाग 5, एक बेताब गठबंधन। अपनी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए माया और किरण को पता था कि वे अकेले नाग की परछाई का सामना नहीं कर सकते। उन्हें सहयोगियों की आवश्यकता थी जो नागलोक की वास्तविक प्रकृति और सर्प की आंख की शक्ति को समझते हों।
उनकी खोज ने उन्हें नाग वंशजों के एक समावेशी समुदाय तक पहुंचाया, जो लोग एकांत में रहना पसंद करते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी नाग दुनिया से उनका संबंध चला आ रहा था। नाग विरासत के ये संरक्षक शुरू में बाहरी लोगों से सावधान थे। उनका विश्वास मुश्किल से अर्जित किया गया था, लेकिन माया के दृढ़ संकल्प और दोनों दुनिया की रक्षा के लिए उसकी सच्ची इच्छा ने उन्हें प्रभावित किया। वे मदद करने के लिए सहमत हुए, नागलोक और उसके रहस्यों के बारे में अपना ज्ञान साझा करते हुए, प्राचीन रस्मों और भूले हुए रास्तों का खुलासा करते हुए, जो माया और किरण को सर्प की आंख तक ले जा सकते थे। ऋषि नामक एक संरक्षक, एक बुजुर्ग, ने माया के भीतर नाग दुनिया से एक गहरा संबंध महसूस किया। वह उसका मार्गदर्शन करने के लिए, उसके रक्त रेखा में छिपी क्षमता को उजागर करने में मदद करने के लिए तैयार हो गया। ऋषि के संरक्षण में माया अपनी नसों में बहने वाले प्राचीन जादू का दोहन करने के लिए नागों से अपने संबंध की वास्तविक प्रकृति को समझने लगी। भाग 6। रेत के मैदान में। उनकी यात्रा उन्हें भारत के बीचों बीच थार रेगिस्तान की उजाड़ सुंदरता तक ले गई। यह यहाँ था, रेत के टीलों के बीच और चिलचिलाती धूप की निगरानी में। पहेली का एक और टुकड़ा सामने आया। स्थानीय किंवदंतियों में एक खोए हुए शहर के बारे में बताया गया था, जिसे सदियों पहले रेगिस्तान ने निगल लिया था। एक ऐसा शहर जिसका नाग लोक से गहरा संबंध था। प्राचीन मानचित्रों द्वारा निर्देशित और एक साझा दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर उन्होंने रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों का डटकर सामना किया। रेतीले तूफान आए, उन्हें पूरी तरह से निगलने की धमकी दी, और क्षितिज पर मृगतृष्णा ने उनके संकल्प की परीक्षा ली। लेकिन वे आगे बढ़ते रहे, भविष्यवाणी में, और एक दूसरे पर उनका विश्वास अटूट था। उन्होंने पाया कि खोया हुआ शहर केवल समय की रेत से नष्ट हुआ खंडहर नहीं था। यह एक प्रवेश द्वार था, एक ऐसा बिंदु जहां मानव और नाग दुनिया के बीच की सीमाएं पतली थी। यह यहाँ था, चिलचिलाती रेत के नीचे नाग की परछाई अपनी अंतिम तैयारी कर रही थी। मानव और नाग दुनिया के बीच निकट आ रहे संरेखण की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश कर रही थी।